नमस्कार दोस्तों, एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25 के इस सीरीज में आज हम कक्षा 6 विषय गणित का अध्याय 1 के जो प्रश्न दिए गए हैं उनको कैसे हल करें इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। यह अभ्यास पुस्तिका आपको इस वर्ष 2024-25 के लिए प्रदान की गई है। सबसे पहले हम क्या करें कि हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसको पढ़ें, समझें और उसके बाद इस एट अभ्यास पुस्तिका को कंप्लीट करने का प्रयास करें। अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी। ठीक है, हम जानते हैं कि हजारों वर्ष पहले जो मनुष्य था वह गिनने के लिए छोटी संख्याओं को संकेतों के रूप में व्यक्त करता था। धीरे धीरे जीवन में व्यापार बढ़ा और बड़ी संख्याओं की आवश्यकता हुई। अब बड़ी संख्याएं कैसे बढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं, उन सब बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। संख्या लिखने का जो तरीका होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है भारतीय पद्धति और दूसरी होती है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अब दोनों पद्धतियों में संख्याओं कैसे बढ़ते हैं उसको हम उदाहरण के द्वारा यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक संख्या लिखी हुई है। अब भारतीय पद्धति के अनुसार इस संख्या को क्या करते हैं या लिखते हैं और दाहिनी ओर से प्रथम 3 अंकों के बाद में अल्पविराम लगाते हैं, फिर प्रत्येक 2 अंकों के बाद अल्पविराम का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, ये हो गई भारतीय पद्धति। इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, है ना। इस प्रकार से संख्या को पढ़ा जाता है। स्थानीय मान सारणी में याद है तो हम पढ़ेंगे 5 करोड़ 92 लाख 1,085। ठीक है, अब इसी संख्या को हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अनुसार कैसे पढ़ेंगे तो देखिए, संख्या वही है। अब अंतर कहाँ आता है वो ध्यान रखना है। हमने क्या किया था भारतीय पद्धति में कि दाहिनी ओर से प्रथम 3 अंकों के बाद में अल्पविराम लगाया था और उसके बाद में प्रत्येक 2 अंकों के बाद में अल्पविराम चिन्ह लगाया हुआ है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या करेंगे, जितने भी अंक हैं उनको दाहिनी ओर से प्रत्येक 3 अंकों के बाद आपको अल्पविराम का चिन्ह लगाना है। ठीक है, पहली चीज ये विशेष है, उनको पढ़ने का जो अंतर आता है यही से आता है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में दाहिनी ओर से प्रत्येक 3 अंकों के बाद में हमें अल्पविराम लगाना है। क्लियर हो गया? चलिए, अब इकाई, दहाई, सैकड़ा पढ़ने का तरीका वही है। अब यहां पर क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में ये जो 3 अंक होते हैं ये इसको पढ़ते हैं हजार, है ना। अब भारतीय पद्धति में 2 अंकों को हजार पढ़ा जाता है। ये 2 अंकों को हजार पढ़ा जाता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 3 अंकों को हजार पढ़ा जाता है। उसके बाद में भारतीय पद्धति होती है हजार वाले क्या होता है, लाख होता है, या लाख नहीं होता है। अब हजार के बाद में क्या होता है, मिलियन। या 3 अंक जो आएंगे वे कहलाएंगे मिलियन। क्या कहलाएंगे? मिलियन। और इसके बाद के जो 3 अंक होंगे वे कहलाएंगे बिलियन। ठीक है ना, तभी हम बात कर रहे हैं बिलियन की बाद में चर्चा करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक मतलब 1,000, फिर 10,000 और ये हो गया सैकड़ा हजार। कैसे बढ़ेंगे, देखिए 59,201,000। क्या बढ़ेंगे? 201,050। ठीक है, यानी हजार के अंदर अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 3 अंक होते हैं, जबकि भारतीय पद्धति में 2 अंक होते हैं अधिकतम। ठीक है ना, और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हजार के अंतर्गत अधिकतम 3 अंक होते हैं। उसके बाद में होता है मिलियन। समझ गए ना? चलिए एक और उदाहरण लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये संख्या है, इस संख्या को हमने यहाँ लिख दिया है। भारतीय पद्धति के अनुसार क्या करेंगे, दाहिनी ओर से यानी इस तरफ से प्रथम 3 अंकों बाद में हमने लाया
अल्पविराम। फिर प्रत्येक 2 अंकों के बाद में हम लगाते हैं अल्पविराम, इस प्रकार से। ठीक है, अब ये खंड 1000 का हो गया है, ये खंड लाख और ये करोड़। क्या पढ़ेंगे हम? 2,95,10,850। ठीक है, अब इसी संख्या को हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कैसे बढ़ेंगे समझिए। दाहिनी ओर से, है ना, प्रत्येक 3 अंकों के बाद में आपको लगाना है अल्पविराम। ठीक है, अब ये खंड हो गया 1000 का और ये खंड हो गया है मिलियन का। समझे ना? क्या हो गया? 29,510,000। क्या बोलेंगे? 510,850। क्लियर हो गया? चलिए, इससे संबंधित एक और वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है, जो आपको ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप उसको देख करके इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर इसके लिंक में जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप उस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। रोमन लिपि में संख्याओं कैसे पढ़े लिखे, उसका भी वीडियो बना हुआ है, उसकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब देखिए अगली संख्या है, इस संख्या को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय पद्धति के अनुसार, और यहाँ पर लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अनुसार। तो देखिए इस संख्या को हम क्या पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे हम, दाहिनी ओर से 3 अंक छोड़ के लगाते हैं अल्पविराम, फिर 2 अंक छोड़े लगाए अल्पविराम, फिर 2 अंक छोड़े और लगाए अल्पविराम। ऐसा हम भारतीय पद्धति में करते हैं। और ये खंड पता है, ये 1000 का खंड है, ये खंड लाख का और ये करोड़ का। इसे पढ़ेंगे 5,80,01,529। ठीक है, अब इसी संख्या को हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कैसे पढ़ते हैं वो देखिए। दाहिनी ओर से प्रत्येक 3 अंकों के बाद में हमें लगाना है अल्पविराम, इस प्रकार से। ये 3 अंक हो गए, 1 2 3, और हमने लगा दिया अल्पविराम। अब हम जानते हैं कि इधर इकाई 2.5 सैकड़ा होता है, ठीक है ना, और यहाँ पर ये खंड होता है 1000 का, उसके बाद होता है मिलियन का। क्लियर? क्या पढ़ेंगे इसको? 58,01,529। ठीक है ना। चलिए एक संख्या और लेते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे आप कोई सी भी संख्या लें, है ना, और उसे दोनों ही पद्धति में पढ़ने का प्रयास करें, और कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें कि आप सीखे हैं या नहीं सीखे हैं। ये संख्या है, इसमें हमने भारतीय पद्धति अनुसार प्रथम 3 अंकों बाद में लगाया अल्पविराम, उसके बाद में प्रत्येक 2 अंकों के बाद में हम अल्पविराम चिन्ह लगाते हैं, इस प्रकार से। ठीक है ना। अब इसे क्या पढ़ेंगे? 7,61,25,769। ठीक है, अब इसी संख्या को हम पढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अनुसार। अब अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है, दाहिनी ओर से प्रत्येक 3 अंकों के बाद में हम लगाते हैं अल्पविराम। ठीक है, इसे पढ़ेंगे 76,125,000। क्या पढ़ेंगे इसको? 125,769। ठीक है, चलिए आइए अब आगे देखते हैं। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें और आप अपनी पढ़ाई में अव्वल बने रहें। संख्याओं के प्रत्येक समूह में से सबसे बड़ी संख्या छांट कर लिखिए। अब देखिए यहाँ पर 3 संख्याओं का समूह दिया है, और इन 3 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है उसको छांटना है। कैसे छांटेंगे? देखिए सबसे पहले हम देखेंगे अंकों की संख्या। इस संख्या में 4 अंक हैं, इसमें भी 4 है, इसमें 4 है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब अंकों की संख्या जिसमें ज्यादा होती है, जिसमें अंक ज्यादा होते हैं, वो संख्या बड़ी होगी। यदि अंकों की संख्या समान है, बराबर है, जैसे यहाँ पर है, तो क्या करेंगे हम? बाईं ओर से देखेंगे पहला अंक 7, यह भी 7 है, यह भी 7 है ना, ये तीनों बराबर है। फिर जब तीनों बराबर होते हैं, उसके बाद का अंक देखते हैं, यहाँ 7 है, यहाँ 0 है और यहाँ 0 है। इसका अर्थ ये हुआ
कि शून्य 7 से छोटा होता है ना, तो ये 7700 जो संख्या है यह इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी है। आप चाहें तो आगे यहाँ पर आंसर इसका लिख सकते हैं, है ना, कि 7700 जो है इस समूह में सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है ना। अब अगला समूह देखते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि तीनों ही संख्याओं में 4-4 अंक हैं, अंक बराबर है। जब अंक बराबर होते हैं तो हम बाईं ओर से देखते हैं। पहला अंक देखें 2, यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है। तीनों संख्याओं में पहला अंक बराबर है, तो यहां हम छोटी बड़ी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, इससे अगला अंक लेंगे दाहिनी ओर। अब देखिए 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 0 है, तो यह 0 छोटा होता है, ये संख्या हो गई छोटी। अब दोनों के अंक यहाँ बराबर हो गए। अब जब दूसरा अंक बराबर है तो हम फिर लेंगे अब तीसरा अंक। यहाँ 8 लिखा हुआ है, या 0 है, तो अब 8 और 0 में बड़ा कौन होता है, 8 बड़ा होता है ना। इसलिए ये संख्या इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या होगी और इसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर, है ना, 2480। ठीक है। अगला प्रश्न है, यहां पर भी तीन संख्याएं हैं, 9351, 1359, 9531। ठीक है ना। अब जब तीनों अंक बराबर हैं तो हम बाईं ओर से देखेंगे पहला अंक 9, 1 और 9, तो एक छोटा होता है, ये संख्या इन दोनों से छोटी हो गई है। अब दोनों संख्याएं अभी फिलहाल बराबर है, तो अगला अंक देखते हैं। यहां पर आता है 3 और यहां पर आ रहा है 5। 5 3 से बड़ा होता है, इसलिए ये संख्या इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी हो गई है, 9531। और यहां पर हम लिख देंगे आंसर 9531। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दी गई संख्याओं को ये चिन्ह दिया हुआ है, चिन्ह लगाकर बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ता क्रम यानी आरोही क्रम। अब आरोही क्रम कैसा होता है, देखिए सबसे पहले इनमें छोटी संख्या होती है, फिर इससे बड़ी संख्या, है ना, फिर इससे बड़ी संख्या, ठीक है ना, और फिर इससे बड़ी संख्या। ये क्रम कहलाता है आरोही क्रम, है ना, यानी एसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। तो इनमें से हम अभी छोटी बड़ी संख्या लिखना सीख चुके हैं। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, इनमें से सबसे छोटी संख्या देखते हैं कौन सी आ रही है, 2469 लिखा। इससे बड़ी कौन सी है, 2694। इससे बड़ी 2946 और इससे बड़ी है 2964। एक उदाहरण आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये संख्या में दी है, इसको हल करते हैं। तो देखिए इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, हम देख रहे हैं कि इनमें से जो पहला अंक हम ले रहे हैं बाईं ओर का, ये चारों संख्याओं में बराबर है। ठीक है। इससे बड़ी छोटी का आभास नहीं हो रहा है। फिर लेंगे अगला अंक, देखिए यहाँ 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 8 है। तो ये संख्या सबसे बड़ी है, कौन सी, 7862 सबसे बड़ी है। और इनमें से सबसे छोटी कौन सी है, क्योंकि आरोही क्रम में लिखना है हमें, तो पहले क्या चाहिए, सबसे छोटी संख्या। ठीक है ना। अब देखते हैं तीसरा अंक, यहाँ 8, या 6, या 5 और यहाँ 6। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, 7568। ठीक है। सबसे छोटी क्या हो गई, 7568। ठीक है ना। अब इससे बड़ी 7586, यहां लिख दिया हमने 7586। इससे बड़ी है 7658, ये लिखा 7658। और अंत में सबसे बड़ी संख्या है 7865। ये क्रम कहलाता है बढ़ता क्रम, यानी इन चारों संख्याओं में से सबसे छोटी छांट लो, पहले लिखो, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी। ठीक है ना। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। यहां पर 9871, 9817,
9,718 या 9,178। ठीक है ना। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 9,178 इनमें सबसे छोटी संख्या है। ठीक है ना। देखिए पहला अंक 9 बराबर है, अब दूसरा अंक लेते हैं तो 1 सबसे छोटा होता है ना। तो ये संख्या सबसे छोटी हो गई है 9,178। ठीक है। अब इसके बाद में 9,718, इससे बड़ी है क्या है 9,718। फिर से बड़ी 9,817, 9,817 और इससे बड़ी है 9,871। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, दी गई संख्याओं का प्रसारित रूप लिखिए। संख्या है 5,791। अब देखिए यहां पर हम स्थानीय मान जानते हैं, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, है ना। जो हम बोलते हैं उनको हमने लिख दिया है 5,000, ये लिखा 5,000। धन 700, ये लिखा 700। अब 9 दहाई मतलब 90, है ना। दहाई का मतलब होता है ये 10 का नोट, हम समझ लें दहाई का मीन्स 10 का नोट। तो 10 के 9 नोट, तो उनका मान कितना हो गया 90, है ना। धन 1, ये इसका कहलाता है प्रसारित रूप या विस्तृत रूप या विस्तारित रूप। ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लिखेंगे 7,050। 7,000 हम जो बोलते हैं वैसे वैसा लिख देते हैं 7,000। ये 7 का स्थानीय मान कहलाता है 7,000। फिर शून्य है तो यह शून्य लिख दिया। तो शून्य को किसी भी संख्या के साथ गुणा करते हैं तो गुणनफल शून्य ही आता है। 5 दहाई है, 5 दहाई मतलब 10 के 5 कितना हो गया 50। यहाँ पर इस 5 का स्थानीय मान हो गया 50, शून्य का शून्य। ठीक है। अगली संख्या है 3,003। 3,000 हमने बोला, ये बोला 3,000, है ना। अब सैकड़ा नहीं है, शून्य आ गया। दहाई कुछ नहीं है, शून्य आ गया। और इकाई 3 है, 3 के 3 आ जाएगा। ठीक है। चलिए अब इसके बाद में आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं और इसमें से सही उत्तर चुन करके सामने दिए गए घेरे को भरना है। ये घेरा ABCD का है, ये भर दिया है ना। इसको भरना जरूरी है ताकि इसका अभ्यास हो सके, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल नेस, NMMS, सेस या अन्य जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उन सब में OMR शीट भरना होती है। और OMR शीट में इस प्रकार के गोले होते हैं, है ना, जिनकी सब परीक्षाओं में साइज अलग होती है, उनको भरना आवश्यक होता है। इसलिए इसका प्रैक्टिस अभ्यास आप अभी से शुरू कर दें। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से सही विकल्प है कि 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होते हैं। तो ए ऑप्शन सही है, इसलिए ए के नीचे जो बोला है इसको आपको इस प्रकार से फिलअप करना है। प्रश्न 2, संख्या 3 गुणा 10,000 धन 0 गुणा 1,000 धन 8 गुणा 100 धन 0 गुणा 10 धन 7 निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है कि किसके बराबर है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 गुणा 10,000 मतलब कितना हो गया 30,000। अब यहाँ 1000 है ना, 30,000 कितना हो गया 30,000। अब 1000 जगह 0 आ जाएगा। फिर 800, 8 गुणा 100 मतलब क्या आ जाएगा 800। फिर 0 गुणा करें 10 में तो 0 हो जाएगा, है ना। और धन 7, तो 30,807 यानी विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो बी के नीचे हमने जो बोला है इसको फिलअप कर दिया है, आपको भी करना है। अब यहां ले देंगे हम बी 30,807। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3, 1 बिलियन निम्न में से किसके बराबर होता है? तो देखिए अभी हमने देखा था कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर 1000 में 3 अंक आते हैं और फिर आता है मिलियन और फिर आता है बिलियन। तो 1,000 मिलियन बराबर होता है 1 बिलियन। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यह हम ले देंगे
एक 1000 मिलियन कितना जाएगा? 1000 मिलियन का होता है 1 बिलियन। और एक है नीचे जो बोला है इसको आप क्या करेंगे? फिलअप कर देंगे इस प्रकार से, ऐसा। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा क्योंकि इसको फिलअप करने में यहाँ पर टाइम वेस्ट होता है। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ एक करके। इस प्रकार से आपको क्या करना है, ए के नीचे जो है इस प्रकार से जो बोला दिया गया है उसको फिलअप करना होगा, उसको भरना होगा। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 4, मेरे पास 500 रुपए के 40 नोट है, तो मेरे पास कुल कितने रुपए हैं? है ना। देखिए 500 रुपए के 40 नोट है, मतलब क्या हुआ कि 500 में हमें 40 का गुणा करना होगा। ठीक है ना। अब ऐसी संख्या है जिनके अंत में यानी दाहिनी ओर शून्य हो, तो पहले उन शून्य को हम लिख लेते हैं। 1 2 3 शून्य, ये हमने 3 शून्य यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है। फिर 4 का भाड़ा बोलेंगे 5 बार, तो 4 5 20। कितना हो गया? ये 20,000 हो गया। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और यहां पर देंगे ए 20,000 रुपए। कितने रुपए हो गए? 20,000 रुपए। ठीक है। और ए के नीचे ये सर्कल है ना, गोला है, इसको आप फिलअप कर देंगे जिसे हमने ऊपर किया है। ठीक है ना। चलिए प्रश्न 5वां है, 30,010 किलोमीटर को अंकों में कैसे लिखेंगे? ये 30,010 ये लिखा हुआ है शब्दों में, इसे हमें लिखना है अंकों में। तो 30,010 विकल्प सी में स्थित है ना, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 लिखिए, है ना, इस प्रकार से। तो 30,010 विकल्प सी हमारा सही उत्तर होगा। और यहां पर लिख देंगे सी 30,010 किलोमीटर। ठीक है। और सी के नीचे जो सर्कल दिया हुआ है ना, उसे आप क्या करेंगे? फिलअप कर देंगे ये वाला। ठीक है ना। अपने अभ्यास पुस्तिका में इसको फिलअप कर लीजिएगा। अब नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है। संख्या 6078 को शब्दों में एवं प्रसारित रूप में लिखना है। ठीक है ना। देखिए संख्या है 6078। ठीक है। इसे लिखना है शब्दों में, तो यहां लिखेंगे 6078, है ना। ठीक है ना। 6078 ये हो गया है शब्दों में। अब लिखना है इसका प्रसारित रूप। ठीक है। अब इसका प्रसारित रूप दो प्रकार से लिखा जाता है, तो मैं यहाँ पर दोनों प्रकार से लिखवा आपको सिखाता हूं, है ना, ताकि आप समझ सकें कि इसे किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है। देखिए पहले हम क्या करते हैं, 6000 मैं 3 तरीके बताऊंगा। चलिए ये 6000 लिखा, 6000। अब सैकड़ा नहीं है ना, शून्य सैकड़ा बोलते नहीं हम, लेकिन यहाँ पर जब लिखने वाला है इस प्रकार से लिखा हुआ आ सकता है। ये ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन वाले प्रश्न आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, वहां पर ऐसे प्रश्न आपको देखने में मिल जाते हैं। फिर धन 7 दहाई, ठीक है ना, धन 8 इकाई। एक तरीका ये भी इनको लिखने का होता है विस्तारित रूप में। ठीक है ना। ये जरूरी क्या रहता है, जब विकल्प वाले प्रश्न आते हैं, है ना, तो वहां पर इस टाइप के प्रश्न दिए जाते हैं। अब दूसरा तरीका क्या होता है, 6 गुणा 1000। ठीक है ना। धन 0 गुणा सैकड़ा, सैकड़ा है 100। धन 7 दहाई यानी 7 गुणा 10। धन 8 इकाई यानी 8 गुणा 1। एक तरीका ये होता है। और तीसरा जो तरीका होता है वो यह है, 6 का गुणा 1000 करते हैं, कितना आता है? 6000।
धन 0 गुणा का 100 में गया तो गुणनफल 0 आता है। धन 7 का गुणा 10 में करते हैं तो 70, धन 8 एकम 8। ठीक है ना। तो संख्या को प्रसारित रूप में लिखने के ये 3 तरीके होते हैं, है ना। परीक्षा में जब भी ऑप्शन आता है ये 3 तरीकों में से कोई आता है तो आप उसको चूज कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, अंकों 9, 0, 1, 6 से 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाइए। अंक आपको 4 दिए गए हैं, इनसे हमें क्या करना है कि इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए जब हम बनाते हैं सबसे बड़ी संख्या तो अंकों को हम लिखते हैं घटते क्रम में। घटता क्रम मतलब क्या होता है कि सबसे बड़ा अंक पहले, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा और अंत में सबसे छोटा। ये क्रम कहलाता है अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए आप देखेंगे इनमें से सबसे बड़ा अंक है 9, हमने लिखा 9। ठीक है, फिर इससे छोटा हो गया 6, इससे छोटा 1 और इससे छोटा 0। ये हो गई इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या, इसमें क्या करेंगे कि अंकों को हम लिखते हैं बढ़ते क्रम में। सबसे छोटा पहले, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा और फिर इससे बड़ा। ये कहलाएगा आपका बढ़ता क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर, है ना, आरोही क्रम। अब देखिए इसमें सबसे छोटा अंक 0 है, लेकिन ध्यान रखिएगा जब 0 आता है तो सबसे पहले हम 0 नहीं लिखते हैं, तो किसी भी संख्या में बाईं ओर 0 लिखा जाता है तो उस 0 का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए 0 से बड़ा क्या रहा है 1, हम लिखेंगे यहाँ पर 1 और 0 को हमेशा दूसरे स्थान पर लिखेंगे। ठीक है ना। अब बचे हमारे पास 2 अंक 6 और 9। अब 6 और 9 में छोटा कौन है 6, ये लिखा 6 और लास्ट में सबसे बड़ा अंक लिखा हमने 9। संख्या हो गई 1069, है ना। तो अंक 9, 0 और 1, 6 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9610 और इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या है 1000। अब परीक्षा में प्रश्न आपको इससे थोड़ा सा और एडवांस पूछा जा सकता है। कैसे? इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर मतलब इनका घटाव करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है ना, और जो उत्तर आएगा वो अंतर कहलाता है। या दोनों को जोड़ने का सकता है कि दोनों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं, तो मेन चीज आपको याद होना चाहिए कि इन अंकों से हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कैसे बनाएं। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, संख्याओं 1748, 3950, 2010, 1987 और 805 को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटता क्रम, है ना। क्या कहलाएगा ये? घटता क्रम, यानी बड़े से छोटा, इंग्लिश में कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या इनमें कौन सी है ना। अभी हम सीख चुके हैं कि सबसे बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, है ना। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या है 3950, 3950। ठीक है। आप इससे छोटी, तो ये सबसे बड़ी है ना, फिर इससे छोटी लिखेंगे। अब इससे छोटी कौन सी है? 2010, ये लिखा 2010। इससे छोटी 1987, इससे छोटी है 1748 और सबसे छोटी है 805। ये आपका हो गया है अवरोही क्रम। कौन सा जाएगा? अवरोही क्रम यानी घटता क्रम, है ना। क्या जाएगा?
घटता क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 9, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 6,91,782 मत प्राप्त किए, मत यानी वोट, ठीक है ना। जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,80,510 मत प्राप्त किए यानी वोट प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? सफल यानी जो विजयी प्रत्याशी हुआ है, जो उम्मीदवार जीत चुका है, उसने कितने मतों से चुनाव को जीता है ना। कहते ना कि इतने मतों के अंतर से चुनाव जीता है, तो वही कंडीशन है। तो ऐसा क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या में से जो छोटी संख्या दी है उसको हम हटा देंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 6,91,782 में से, है ना, 3,80,510 को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, ये घटाव चलेगा हमने। अब घटाना आता ही है, 2 में से 0 घटाते हैं, कितना बचेगा 2। 8 में से 1 कम कर देंगे, घटाना मतलब कम करना, कितना बचेगा 7। 7 में से 5 घटाएंगे, 2 बचेगा। 1 में से 0 घटाएंगे, 1 बचेगा। 9 में से 8 घटाएंगे, 1 बचेगा। 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा, ठीक है ना। अब यहां पर हमारा जो उत्तर है क्या आ गया, 3,11,272 मतों से वह जीता है। तो यहां पर हम आंसर लिख देंगे, है ना, 3,11,272 मतों से वह जीता है, ठीक है ना। ये मत आ गए हैं, मत यानी वोट। अगला प्रश्न है, एक बर्तन में 5 लीटर 500 मिलीलीटर दूध है। 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है ना। इस टाइप प्रश्न काफी पूछे जाते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 5 लीटर को हम बदल लेंगे मिलीलीटर में। हम जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। कितने होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। तो 5 लीटर में कितने जाएंगे, 5000। तो हमारे पास में कुल जो दूध की मात्रा है ना, दूध की मात्रा कितनी है हमारे पास में, 5 लीटर और 500 मिलीलीटर। चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं, 5 लीटर और 500 मिलीलीटर हमारे पास में दूध है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो 5 लीटर में कितना आ जाएगा, 5000। ये 5000 हो गया मिलीलीटर, प्लस 500 ये हमारे पास में अलग से मिलीलीटर है। अब दोनों को जोड़ देते हैं, ये हो जाता है 5500 मिलीलीटर, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है कि 5500 मिलीलीटर में से 25 मिलीलीटर धारिता वाले गिलास भरना है। तो क्या करेंगे, 5500 में हम 25 का भाग लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या करें हम भाग लगाएंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि कितने गिलास जो है वह भरे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम 5500 में, है ना, 25 का भाग लगाते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब यहाँ 2 अंक हैं भाजक में, तो भाज्य में भी हम 2 अंक देंगे यानी 55। 25 का भाड़ा ऐसा बोलेंगे 55 से अधिक न हो। पहाड़ा ही याद आई है तो पहाड़ा बना सकते हैं, तो 25 दूनी 50। 55 में से 50 घटाया 5 आता है, अगला अंक उतार लिया 0, 50 हो गया। 25 दूनी 50, ठीक है। 50 में से 50 घटाया 0, अगला अंक 0 है, इस उतार लिया। अब 0 में भाग नहीं आएगा, अब जो भाग नहीं आता है उसकी लगाते हैं 0। तो इस प्रकार से
20 गिलास जो है इसमें से हम भर सकते हैं। इसमें से 5 लीटर 500 मिलीलीटर दूध में से 25 मिलीलीटर धारिता वाले हम 220 गिलास भर सकते हैं। ये हमारा हो जाता है उत्तर। यहाँ पर लिख देंगे आंसर 220 गिलास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 11। दवाई की गोलियों के एक बक्से में 2 लाख गोलियां हैं, जिनमें प्रत्येक का भार 20 मिलीग्राम है। यानी एक गोली का जो भार है, वजन है, वेट है, वो कितना है? 20 मिलीग्राम है। इस बक्से में रखी सभी गोलियों का कुल भार ग्रामों में कितना है और किलोग्राम में कितना है? ठीक है, यानी हमें जो 2 लाख गोलियां दी गई है उनका कुल भार एक तो ग्राम में ज्ञात करना है, दूसरा ज्ञात करना है किलोग्राम में। ठीक है, हम जानते हैं कि 1 ग्राम में, देखिए 1 ग्राम जो होता है ना, उसमें होते हैं कितने? 1000 मिलीग्राम होते हैं। कितने होते हैं? 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो 2 लाख गोलियां हैं इनका हम भार ज्ञात कर लेते हैं मिलीग्राम में। ठीक है, इसमें ज्ञात कर लेंगे हम मिलीग्राम में कर लेंगे। तो अब मिलीग्राम में ज्ञात करना है तो हमें गुणा करना होगा। क्यों? क्योंकि एक गोली का भार है 20 मिलीग्राम, हमें ज्ञात करना है 2 लाख गोलियों का भार। तो यहां पर लिख देंगे 2 लाख, है ना, गोलियों का भार, है ना, जितनी गोलियां हमारे पास में है ना, 2 लाख गोलियों का कुल भार। ठीक है, अब कुल भार हमें ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? 2 लाख में हम, है ना, ये लिखा 2 लाख, 2 लाख में हम क्या करेंगे? 20 का गुणा कर देंगे। अब बताया मैंने कि गुणा करना आसान है। अब 2 दूनी 4 लिख दिया। अब शून्य संख्या गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 और 6, 6 शून्य लगा दो। 1 2 3 4 5 और 6। इससे क्या होगा? आपको गुणा करना आसान हो जाएगा। अब ये क्या हो गया? ये हो गया आपके मिलीग्राम। क्या हो गए? मिलीग्राम। समझ आया ना? इस प्रकार से अब अगली चीज हम देखते हैं कि ग्राम में इनका भार कितना है। तो जब भी मिलीग्राम को हम ग्राम में बदलते हैं तो क्या करेंगे? 1000 का भाग लगाएंगे। इसमें देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये हो गया 40 लाख। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 40 लाख, है ना। शून्य कितनी है? देखिए 1 2 3 4 5 6 शून्य लगा दिए, ताकि गलती नहीं हो। 3 4 5 और 6। हम जानते हैं कि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। तो जब मिलीग्राम को ग्राम बदलना है तो क्या करेंगे? इसमें 1000 का भाग लगा देंगे। ठीक है, और अंत में शून्य है, इस शून्य से इस शून्य को हम काट देंगे। कितना उत्तर आ गया आपका? 4000 ग्राम। कितना आया? 4000 ग्राम है। अब इसे बदलना है हमें किलोग्राम में। हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। अब इस 4000 ग्राम को हमें बदलना है किलोग्राम में। तो 4000 में हम करेंगे 1000 का भाग लगा देंगे। ठीक है ना, और लास्ट में जो शून्य होती है उन शून्य को आपस में हम काट देंगे। ये बराबर क्या हो जाएगा? 4 किलोग्राम। कितना हो गया? ये 4 किलोग्राम। समझे ना? तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यह आंसर आपका आ जाएगा। ग्राम की बात कर रहे हैं तो 400 ग्राम आपका आंसर आ गया, है ना। 2 आंसर आएंगे यहाँ पर, ये 400 ग्राम। और जब किलोग्राम की बात कर रहे हैं तो आ जाएगा 4 किलोग्राम यानी 4 kg। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। वर्ष 2001 में किसी शहर की जनसंख्या 3,75,815 थी। ठीक है, वर्ष 2021 में पता चला कि जनसंख्या में 89,209 की वृद्धि हो गई। वृद्धि होना मतलब बढ़ गई।
तो बताइए वर्ष 2023 में शहर की जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी? ठीक है, देखिए अब जो जनसंख्या में वृद्धि होती है, वृद्धि मतलब होता है बढ़ना। पहले जनसंख्या थी 2001 में कितनी? 3,75,815। अब वृद्धि हो गई है, वृद्धि हो गई, जनसंख्या बढ़ेगी। पहली बात यह है कि जनसंख्या बढ़ेगी। अब कितनी हो जाएगी वो हम याद करेंगे। तो देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, ये वर्ष का नाम है, जिसे आपका नाम है रमेश, लीला, सीता, गीता, है ना, जो भी नाम है, तो ऐसे ही वर्ष के नाम है ये। तो ये वर्ष जो है इसे हमें वर्ष और संख्या को काम में नहीं लेना है। ठीक है, इनका जो घटा गुणा भाग कुछ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे आपके नाम है ना, शहरों के नाम है, ऐसे इन वर्षों के नाम है। किनके नाम है? वर्षों के, कि वर्ष 2001, वर्ष 2021। तो अब इनका उपयोग नहीं करना है, पहली बात। अब ये संख्या है 3,75,815। इसमें 89,209 जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे? क्यों? इतने की वृद्धि हो गई है। वृद्धि होना मतलब बढ़ना, अधिक हो जाना। तो अधिक हो जाना मतलब जोड़ना। तो क्या करेंगे? 3,75,815 में 89,209 को हम जोड़ देंगे। इनको इस प्रकार से जोड़ देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि वर्ष 2021 में, है ना, संख्या बढ़ेगी, क्यों बढ़ती जा रही है? जब 2001 में इतनी है, 2021 में इतनी है ना। अब जोड़ देंगे 5 और 9, 14 के 4, हासिल का 1, 1 और 1 2, 8 और 2 10 के 0, हासिल का 1, 1 और 5 6, 6 और 9 15 के 5, हासिल का 1, 1 और 7 8 और 8 16 के 6, हासिल का 1, 3 और 1 4। ये जनसंख्या हो गई 4,65,024। ठीक है, अब इस प्रश्न में विषय यहां होना चाहिए, 21 होना चाहिए, ताकि आपको पता लगे कि ये जो जनसंख्या है ये वर्ष 2021 में है ना। ये जनसंख्या किसकी हुई? वर्ष 2021 की। ठीक है, तो 2021 में जनसंख्या हो जाएगी 4,65,024। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी द्वारा पिछले वर्ष बेची गई वस्तुओं की दर व मात्रा निम्न सारणी में दर्शाई गई है। देखिए सारणी है, इसमें 4 कॉलम बने हुए हैं, जिसे हम कहते हैं स्तंभ। पहले स्तंभ में है क्रमांक, दूसरे में वस्तुएं, तीसरे में दर और चौथे में मात्रा। इन्हें कॉलम कहते हैं, ऊपर से नीचे। ठीक है, और बाएं से दाएं ये कहलाती है रो यानी पंक्तियां। अब इसको देख लिया, इसकी सारणी की सहायता से हमें क्या करना है? नीचे प्रश्न उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, व्यापारी द्वारा बेची गई कुल शक्कर और आटे का भार कितना होगा? देखिए अब यहाँ पर कुल शक्कर और आटे का भार याद करना है। तो कुल शक्कर का भार कितना हो गया? 21,603 किलोग्राम। ये लिखा हमने, देखिए 21,603 किलोग्राम। ठीक है ना। और आटे का भार कितना आ गया? 34,782 किलोग्राम। अब इन दोनों का कुल भार यदि ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? इनको जोड़ देंगे। 21,603 में 34,782 हम क्या करेंगे? जोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए 3 और 2 5, 0 में 8 जोड़ा तो 8 आ गया। 6 और 7 13 के 3, हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 4 6, 2 और 3 5। ये हो गया 56,385 किलोग्राम। ये इनका कुल भार हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा है, पिछले वर्ष पेंसिल से कितनी अधिक अभ्यास पुस्तिका बेची गई? है ना, पेंसिल से। देखिए अब पेंसिल यहाँ पर जो बेची गई है ना, उनकी मात्रा कितनी है? पेंसिल की 28,520। और अभ्यास पुस्तिका की संख्या कितनी है? 30,004। अधिक क्या बेची? अभ्यास पुस्तिका, है ना।
कितनी अधिवेजी, अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना पड़ेगी। यानी देखिए 30,004 है ना, इसमें से हम घटा देंगे 28,520। कितना घटा देंगे, 28,500। 4 में से शून्य घटाते हैं, 4 आता है। अब शून्य में से 2 घटाएंगे, नहीं घटेगा, इसलिए हम उधार लेते कितने आते हैं, 10। 10 में से 2 घटाएंगे तो 8। आपने उधार लिया, कम हो गया, 9 बचे। 9 में से 5 घटाएंगे तो 4। 9 में से 8 घटाएंगे तो 1, और 2 जो घटाए तो 0। यानी 1484 है ना, अभ्यास पुस्तिकाएं अधिक बेची गई। ठीक है, ये हो गया है। अब तीसरा है ना, अब तीसरा क्या है प्रश्न, 325 साबुन की टिकिया का मूल्य क्या होगा। अब देखिए, एक साबुन की जो टिकिया है उसका मूल्य है 9 रुपए प्रति नग, यानी एक साबुन का मूल्य 9 रुपए है। हमें याद करना है कि 325 जो साबुन की टिकिया है इसका मूल्य कितना होगा, तो 325 में हम 9 का गुणा कर देंगे। 9 का बड़ा बोलते हैं 5 बार, तो 9 पंजे 45 के 5 हासिल के 4, 9 दूनी 18 और 4 22 के 2 हासिल के 2 आ गए, 9 30 27 और 2 30, 2,925 रुपए। इनका मूल्य कितना जाएगा, 2,925 रुपए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 14, किसी विद्यालय की कक्षा 6 व 7 के बच्चों की संख्या का योग 35, कक्षा 7 व कक्षा 8 के बच्चों की संख्या का योग 38 तथा कक्षा 6 व कक्षा 8 के बच्चों की संख्या का योग 33 है। तो कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चों की कुल संख्या क्या थी। देखिए यहाँ पर हमें बच्चों की संख्या मानना होगी कि कक्षा 6 में बच्चों की संख्या कितनी है। हमने मान लिया है, माना कि कक्षा 6 में बच्चों की कुल संख्या कितनी है, x है ना। अब चूंकि हमें कक्षा 6 व 7 के बच्चों की संख्या योग हमें दिया है 35 है ना, इसलिए कक्षा 7 में बच्चों की संख्या क्या हो जाएगी, 35 ऋण x। ठीक है ना, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे कहा गया है कि कक्षा 7 व 8 के बच्चों की कुल संख्या कितनी है, 38 है ना। आप देखिए कक्षा 7 व 8 है ना, कक्षा 7 और कक्षा 8, अब इनके बच्चों की कुल संख्या कितनी दी गई है, 38 दी गई है ना, बराबर 38। अब कक्षा 7 के बच्चों की संख्या कितनी है, 35 ऋण x है ना। अब मान ज्ञात कर लेंगे। अब कक्षा 8 के बच्चों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो कक्षा 8 ऐसे लिख दिया हमने 38। अब इसलिए क्या हो जाएगा कि कक्षा 8 में बच्चों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 38 ऋण, इसको बढ़ा देंगे, इसको 35 ऋण x को है ना। तो यहां पर हो जाता है 38 ऋण 35, ऋण और ऋण हो जाता है धन। 38 में से 35 घटाते हैं तो बचता है 3 धन x। ठीक है ना, ये हो गया, ये संख्या होगी इसकी कक्षा 8 के बच्चों की संख्या। अब आगे हम चलते हैं। देखिए यहां पर कक्षा 6 व 8 के बच्चों की संख्या कितनी दी है, 33 दी है ना। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसलिए कक्षा 8 है ना, कक्षा क्या है 6 व कक्षा 8 है ना। अब इनके जो बच्चों की संख्या है वो कितनी है, 33 है। ठीक है, अब कक्षा 6 के बच्चों की संख्या कितनी मानी हमने, x, ये लिखा x धन कक्षा 8 के बच्चों की संख्या कितनी मिली हमें, 3 धन x, ये है ना, ये हमें संख्या मिली हुई है। ठीक है ना, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 3 धन x बराबर क्या हो जाएगा, 33 है ना। x और x जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 2x धन 3
बराबर 33। तो 2x बराबर 33 धन का ऋण 3 बराबर, अब 33 में से 3 घटाते हैं तो 30 आता है, इसलिए x बराबर हो जाएगा 30/2। 30 में 2 बार आ जाते हैं तो 15। यानी ये संख्या आ गई कक्षा छठी संख्या आ गई है। यानी कक्षा 6 में जो है कितने बच्चे हैं? 15 बच्चे हैं। अब इसी प्रकार से हम निकालेंगे कक्षा 7 की बच्चों की संख्या। यहाँ पर है 35 ऋण x बराबर 35 में से 1 से मान 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 20। ये आ जाएगी संख्या कक्षा 7 के बच्चों की संख्या, है ना। अब इसी प्रकार हम बात करते हैं कक्षा 8। अब कक्षा 8 में बच्चे कितने हैं? 3 धन x है ना। तो 3 धन x है तो यहाँ लिख देंगे हम 3 धन x मान निकालने में कितना भी 15, इसमें जोड़ दिया तो ये हो जाएगा कितना? 18। ये आई कक्षा 8 के बच्चों की संख्या। अब पूछा गया है कि इनके बच्चों की कुल संख्या कितनी है। देखिए अब जगह हम कम पड़ रही है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ, आप समझ जाना, है ना। तो कक्षा 6, 7 और 8 तीनों बच्चों जोड़ देंगे, कुल संख्या आ जाएगी संख्या, है ना। कक्षा 6 में कितने बच्चे हैं हमारे? 15 है ना, ये 15। कक्षा 7 में कितने बच्चे हैं? ये निकाला हमने 20, ये 20 आ गए। और कक्षा 8 में बच्चे आ गए कितने? 18। समझ रहे ना। आप इन तीनों को जोड़ देंगे उत्तर आएगा। अब चूंकि जगह कम है इसलिए मैंने यहाँ पर शार्ट में लिखा हुआ है, आप अच्छे से इसको जो है लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इनकी संख्या आ जाती है 8 और 5 13 के 3 हासिल का 1 2 2 4 और 1 5। यानी कुल संख्या बच्चों होती कितनी? 35 53, है ना। कुल संख्या कितनी आएगी? 53। ठीक है। अब इसको हम सिद्ध कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं उत्तर ही कैसे। बोला गया है कि कक्षा 6 व 7 के बच्चों की संख्या कितना है? 35 है। देखिए 6 और 7 जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा, 7 और 8 जोड़ेंगे तो 38 आ जाएगा, और 6 और 8 जोड़ेंगे 33, है ना। इस प्रकार से हमारा उत्तर यहाँ पर सही है, ये हम कह सकते हैं। अब जगह कम है इसलिए थोड़ा सा हमने शार्ट लिखा हुआ है, इसको आप बढ़िया से एक कॉपी में सही तरीके से उतार सकते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 15 है, एक व्यक्ति ने अपने घर की सुरक्षा के लिए ताले को 3 अंकों का डिजिटल पासवर्ड दिया है। यदि उस पासवर्ड के अंतिम 2 अंक 4 हैं, है ना, अंतिम 2 अंक क्या है? 4 हैं, तो ताले को खोलने के लिए कितने संभावित उत्तर हो सकते हैं। देखिए आपका जो पासवर्ड बना हुआ है वो किस प्रकार का बना हुआ है। ये पासवर्ड बना हुआ है 3 अंकों का, है ना। अब यहाँ पर पहला अंक क्या है वो पता नहीं है, अंतिम 2 अंक हमारे पास में है 4 और 4। ठीक है। अब चूंकि पासवर्ड में 3 अंक होते हैं, है ना, तो ताला नहीं खोलना है तो इसके संभावित उत्तर कितने हो सकते हैं। देखिए इसके संभावित उत्तर हो सकते हैं 10। कैसे? देखिए पहला यहाँ पर हम डाल सकते हैं 0 4 4, दूसरा 1 4 4, तीसरा 2 4 4, है ना, चौथा 3 4 4। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं ये इतने जो है संभावित उत्तर हो सकते हैं। ये 8 4 4 9 4 4। अब गिन लीजिए कितनी और हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, है ना। तो इस पासवर्ड को खोलने के लिए, ताले को खोलने के लिए 10 संभावित उत्तर हो सकते हैं। लिख देंगे अतः, है ना, ताले को खोलने के लिए, ताले को खोलने के लिए 10 संभावित उत्तर हो सकते हैं। ठीक है, संभावित उत्तर हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिएगा, अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।